फोर्स इसको नाम दे दो एफ एक्स का, ठीक है, ये एफ एक्स कितना हो जाएगा, और एक टुकड़ा ले लो अलोंग वाई एक्सिस जो कि हो जाएगा एफ वाई, ये हो जाएगा 2 cos और ये हो जाएगा 2 sin 37, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स हमारा कितना हो जाएगा 2 cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5, दैट इज 8/5 न्यूटन, और एफ वाई क्या हो जाएगा 2 sin 37 3/5 दैट इज 6/5 न्यूटन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क की जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फोर्स का वो हिस्सा देखो जो आर के परपेंडिकुलर हो, ये आर वेक्टर हो गया ना, ठीक है, जो कि हम लोग एक्स ले रहे हैं, फोर्स का वो हिस्सा देखो जो कि आर के परपेंडिकुलर हो, और सही है, वेरी गुड शिवा। और यहाँ पे हमने देखा वो कौन सा हिस्सा 6/5 है, इनटू आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना आ रहा है 5 है, दैट इज 6 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये टेक्निक सबको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। फॉर्मूला तो भी आर कॉस एफ होता है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं सिंपल तरीके से, तो ऐसे करते हैं, फोर्स को तोड़ देते हैं दो पार्ट में, जो परपेंडिकुलर वाला हिस्सा लेते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आर के साथ, दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ द टॉर्क, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि हाँ एंटी क्लॉकवाइज वो डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं भी। आई होप किसी को इस पार्ट में कोई भी तरह की दिक्कत हो, जो कल क्लास अटेंड नहीं भी किए थे, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो। जब मैं दूसरा सवाल दूंगा ना, सबको आना चाहिए, बिकॉज मैं स्पेसिफिकली सबको बोल देता हूँ ये जो रोटेशन चैप्टर है ना, ठीक है, एक एकदम कातिल चैप्टर है ये, याद रखना। पूरा का पूरा 11th और 12th लेकर के अगर सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक है तो रोटेशन है, इससे टफ कोई चैप्टर नहीं है, सीधी सी बात है, एकदम मैं साफ से बोल रहा हूँ। अगर तुम इस पे थोड़ी मेहनत नहीं करोगे क्लास में, तुम घर पे कितना भी पढ़ लो समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई भी डाउट हो पूछो, मेरे को इस चैप्टर में 10 दिन लग जाए 15 दिन लग जाए उतना इंपॉर्टेंट टाइम नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुमको परफेक्टली समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर में कोई एब्सेंट भी नहीं करेगा, ठीक है, क्लास में सबको इंटरेक्ट भी करेगा। अब ये हमारा टॉर्क की वैल्यू होती है, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू हमने ऐसे निकाल ली। अब डायरेक्शन कैसे निकालते देखो, डायरेक्शन के लिए क्या करो, अपने पाम को अलोंग आर रखो और फिंगर्स को मोड़ो टूवर्ड्स एफ वाई की तरफ, ठीक है। तो जैसे फिंगर्स मोड़ेंगी ना, ठीक है, वो हमें देगा टॉर्क का डायरेक्शन। तो अगर हमने पाम को ऐसा रखा और फिंगर्स को मोड़ा ऐसा, तो डायरेक्शन हम क्या देखेंगे, डायरेक्शन विल कम आउटवर्ड, क्योंकि थंब किधर पॉइंट करेगा, आउटवर्ड में। कौन से रूल से, बाय राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। एंड बॉडी कैसे रोटेट करेगी, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, हाथ जरा घुमा करके देखो, ठीक है। और अगर तुमको इस पे थोड़ी दिक्कत भी अगर आती है ना, मैं तुमको एक ऐसा मेथड बताता हूँ जो मैं क्लास 10th वाले बच्चों को बताता था कि बॉडी कैसे घूमेगी। तो जो भी फोर्स का परपेंडिकुलर वाला हिस्सा है ना, वहां से एक एरो ड्रॉ करो टूवर्ड्स हिंज वाले पॉइंट की तरफ, ये हिंज है ना, इधर एक एरो ड्रॉ करो। ये एरो कैसे जा रहा है, ये एरो वैसे जा रहा है जैसे घड़ी घूमती है, जैसे घड़ी के ऑपोजिट घूमता है, घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर तुमको इस मेथड में थोड़ी दिक्कत अगर हो ना, ठीक है, तो तुम इसको भी फॉलो कर सकते हो डायरेक्शन देखने के लिए कि बॉडी विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। परपेंडिकुलर वाले से एक एरो ड्रॉ करो टुवर्ड्स हिंज पॉइंट, और एरो को देखो ध्यान से, एरो यहाँ पे दिख रहा है एंटी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंटी आएगा, ठीक है। और ये याद रखना। आई होप सबको क्लियर हो गया।
आगे अगर सम में तुम्हें ऐसा दे दिया जाए, तुम्हें अगर ये एंगल दे दिया जाए तो भी तुम्हें घबराना नहीं है। यहां से आपको ये वाला हिस्सा देखना है, परपेंडिकुलर वाला हिस्सा देखना है, ठीक है। हमें कौन सा हिस्सा देखना है? जो परपेंडिकुलर टू आर आएगा। आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन पे। इसका मेरे को सबको आंसर दो। ये फोर्स है 10 न्यूटन, ठीक है। ये परपेंडिकुलर टू आर है, ये एक रॉड है और ये हमारा हो जाएगा आर वेक्टर, ठीक है। ये फोर्स है और इसका ये एंगल मुझे दिया गया है 30 डिग्री या 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो ये आर मुझे दिया गया है 1 मीटर। तो बताओ सबसे पहले एफ एक्स क्या होगा, एफ वाई क्या होगा, ठीक है। और टॉर्क के लिए ये तुम ले लो एक्स, ये ले लो वाई, ठीक है। अलोंग आर एक्स के लिए अलोंग परपेंडिकुलर टू वाई हमने वाई ले लिया। और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी और टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। सबको बताओ फटाफट, सबको निकालो और मुझे खाली इसका आंसर दे दो, ठीक है। और इसके लिए ए या सी लिख दो, बस ये दोनों देने की जरूरत नहीं है। तुमको मेन ये समझ में आना चाहिए कि टॉर्क के लिए हम फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे करते हैं? बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कॉस या साइन में। कॉस या साइन से नहीं देखना, तुमको देखना है परपेंडिकुलर टू आर देखना है, तो कभी कंफ्यूज नहीं करोगे, एंगल कैसा भी दिया जाए। ये हमारा इसको परपेंडिकुलर में इधर दिखाता हूँ, ठीक है। पाइवोट यहाँ पर है, सही है। बाकी लोग भी आंसर, हर एक बच्चा आंसर देगा। वेरी गुड शिफा, बाकी लोग भी तो आंसर। डायरेक्शन बोलो, ए या आंटी अंकल, ठीक है, ए या सी। डायरेक्शन नहीं समझ में अगर आता है हाथ से तो बच्चों वाला मेथड यूज कर लो, ठीक है। निश्चित वैल्यू बताओ। बच्चे वाला मेथड कौन सा था कि ऐसे घुमा दो बस, इधर फोर्स दिखे, सही है। बाकी लोग भी दो आंसर। रूबी, जेसिका, दिवांशी, लूसी, सबको दो आंसर। उवेश, पूजा, नहीं आ रहा तो पूछो भाई, और आ रहा तो आंसर दो। ठीक है, सही है। नहीं आया समझ में, ठीक है, तो बोलो समझ में नहीं आया। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनो जो बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी भी तुम्हें कोई, ओके देखो अभी फिर से देखो एक बार, जिसको समझ में नहीं आया फिर से देखो एक बार। ये रॉड है, इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। फिक्स मतलब इसको फिक्स के लिए हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं, पाइवोट। ऐसे काटी से लाके हमने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। इस रॉड की लेंथ 1 मीटर है, हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया इस तरह से। सब ध्यान से सुनेगा, ठीक है। और इसके बाद वाले क्वेश्चन का फिर आंसर देना है सबको। ये फोर्स हमने अप्लाई किया 10 न्यूटन, बराबर है।
यहाँ से ये हमारा हो जाता है आर वेक्टर। जिधर रॉड होती है ना उसके अलोंग हम क्या दिखाते हैं, आर वेक्टर। ये फोर्स का जो एंगल जो हमको दिया गया यहाँ पर रॉड के परपेंडिकुलर के साथ, वो हमको एंगल यहाँ पर दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है कि बताओ इस फोर्स की वजह से कितना टॉर्क होगा। तो टॉर्क निकालने के लिए हमेशा पहले फोर्स का वो कंपोनेंट देखो जो कि आर के परपेंडिकुलर हो। अब यहाँ पे हमें अगर एंगल दिया गया ये 60 डिग्री, तो फोर्स के यहाँ पे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक परपेंडिकुलर आर के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 10, सटा हुआ एंगल 60 है ना, तो 10 cos 60 दैट इज cos 60 हो जाता है 1/2 दैट इज 5 न्यूटन। और अलोंग वाले की अगर हम बात करें तो हमको अलोंग से निकाल सकते हैं हम लोग, वो हमारा हो जाएगा 10 sin 60 और 10 sin 60 कितना हो जाएगा 10 into √3/2 दैट इज 5√3। ये 5√3 हमको इस वाले से कोई मतलब नहीं होता है, हमको किससे मतलब होता है जो कि परपेंडिकुलर टू आर, और वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो आर को। ये जो दूरी होती है ना यहाँ से उसको मल्टीप्लाई कर दो आर के साथ, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 न्यूटन मीटर। ये हमारी वैल्यू हो गई। और बॉडी कैसे रोटेट करेगा, तो जिधर भी परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है उधर से ना एक एरो बना दो पाइवोटेड पॉइंट की तरफ। ठीक है, ये इधर जा रहा है एरो, सो बॉडी दिख रहा है क्लियरली एरो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो बॉडी कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। अभी किसी को कोई परेशानी तो पूछो। किसी का उमेश समझ में आ गया? ठीक है, आ गया समझ में? तो एक काम करो, इसको करो सॉल्व अभी। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया ना, तो इसको सॉल्व करो। F इक्वल्स टू 20 न्यूटन। ठीक है, ये एंगल को तुम ले लो 37 डिग्री। ठीक है, ये डिस्टेंस को ले लो तुम 1 मीटर। ठीक है, और बताओ टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, सबको आंसर दो। जिसने जिसने भी पिछली बार आंसर नहीं दिया था सबको आंसर दो। ये आर वेक्टर ले लो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। फाइंड द टॉर्क ड्यू टू द फोर्स। ठीक है, बाकी लोग भी दो आंसर। समझ सही है, गुड, सही है, सही है, सही है, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर, जो जो पिछली बार नहीं दिए थे हर एक बच्चा आंसर दो अभी। बाकी लोग आंसर दो यार, कोई आंसर नहीं दे रहा है। जो पिछली बार आंसर दिए थे वही बच्चे फिर से आंसर दे रहे हैं, बाकी कोई आंसर नहीं दे रहा है। चलो देखो, फिर से देखो एक बार, 20 है ये फोर्स, ये आर, ये इधर हो गया, आर के परपेंडिकुलर ये लाइन हो गई, दिख रहा है ये लाइन वाई वाली, इसकी अलोंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी F cos 37। दिख रहा है सटा हुआ साइड के साथ क्या होता, कॉस लेते हैं ना,
20 इंटू कॉस 37 कितना हो जाता है 4/5। ठीक है, 15.97 कैसे आ रहा है जेसिका? 20 इंटू, अच्छा हाँ तुमने वो कैलसी से किया होगा शायद से, थोड़ा बहुत उसका कॉस्ट की वैल्यू में आता होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 4 16 हो जाएगा, 16 हो गया फोर्स का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, इंटू 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 न्यूटन मीटर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, हाँ कैलसी से लिया है ना, इसलिए तुम्हारी ना थोड़ी सी तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, बिकॉज कॉस 37 जो होता है ना वो एग्जैक्टली 4.4/5 नहीं होता है। तुम देखोगे ना कॉस 36.9 डिग्री जो है ना एग्जैक्टली 4/5 होता है, लेकिन हम लोग उसको अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलेगा। तो अभी सबको सबको ध्यान रखना है कि जब भी टॉर्क निकालना हो तो हमेशा फोर्स का वो हिस्सा देखो जो कि आर के परपेंडिकुलर है, उसको वैल्यू ऑफ आर से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द टॉर्क। टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। ठीक है, उसके लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करते हैं, राइट हैंड पाम रूल। अब एक सवाल आगे लो, और यहाँ बोला गया ना कि एक पेंडुलम है, ठीक है, और यहाँ पर ना एक मास को ऐसे हैंग कर दिया गया, उसको फांसी में लटका दिया गया, और ये एंगल जो है यहाँ पर है 37 डिग्री। ये मास का जो वजन है ना ये हमको दिया गया 50 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट ओ के अबाउट इसको हैंग किया गया। तुमसे सबसे पहला ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा आर वेक्टर हो गया, क्योंकि आर वेक्टर कैसे निकालते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना हो ना उससे लाइन खींच दो, एक सीधी लाइन। फाइंड टॉर्क ऑफ पहला mg, दूसरा टेंशन, कौन से पॉइंट के अबाउट, अबाउट ओ। देखो जब तुमसे टॉर्क पूछा जाएगा ना तो हमेशा पता है तुम्हें मेंशन किया जाएगा सवाल में कि टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, क्योंकि याद रखना है टॉर्क जो होता है ना, जैसे फोर्स तो भाई खाली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, निकाल लिया, लेकिन टॉर्क इतना आसान, इतना सिंपल नहीं होता। टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। तो हमसे ये पूछा गया कि बताओ टॉर्क की mg का टॉर्क और टेंशन का टॉर्क क्या होगा अबाउट पॉइंट ओ। इसको फिगर को मैं थोड़ा और साफ से बनाता हूँ ताकि ये हमारा दिस इज आवर आर वेक्टर। आर वेक्टर कैसा था, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना हो उधर से एक एरो बाहर की तरफ खींच के निकालना। दिस इज आवर mg, ठीक है, एंड हियर इज द टेंशन T। तो अगर मुझसे बोला गया कि ये एंगल 37 डिग्री है, तो हमको अगर बोला गया mg का टॉर्क निकालने बोला जाए तो ऑब्वियस ही बात है mg के दो टुकड़े कर दो, एक अलोंग आर और एक परपेंडिकुलर टू आर। अगर मैं अलोंग आर करता हूं तो मेरे को एंगल चाहिए, परपेंडिकुलर के लिए भी एंगल चाहिए। ये एंगल 37 डिग्री होगा क्योंकि ये दो ये हो गए क्या कहते हैं पैरेलल लाइंस होगा, ये लाइन और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा। ये 37 तो ये भी 37। ठीक है, ये मुझे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे के रखा गया है,
जो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके आता कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मुझे देख के रखा गया मान लो 5 मीटर। तो बताओ कि ये mg के 2 टुकड़े कर दो, ठीक है। अब बताओ मेरे को mg की वजह से टॉर्क कितना होगा, सबको दो आंसर। mg का पहले वो कंपोनेंट निकालो जो r के परपेंडिकुलर हो। ये m को तुम मान लो एक बार लिए, इसको mg को तुम 10 न्यूटन मान लो, ठीक है। mg को चलेगा, मास को ले लो 1 kg, तो mg हो जाएगा 10 न्यूटन। अब बताओ क्या होगा टॉर्क की वैल्यू। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर दो। पूजा तुम मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कि mg का परपेंडिकुलर वाला हिस्सा कितना होगा। पूजा माइक ऑन करो, ठीक है, या चैट बॉक्स पे दो मेरे को आंसर कि mg का परपेंडिकुलर वाला हिस्सा कितना होगा r पे। कॉस होगा कि साइन होगा बताओ। mg के परपेंडिकुलर वाले के लिए कॉस लू कि साइन लू। चलो वेरी गुड। परपेंडिकुलर वाले के लिए मैं कैसे कॉस लूंगा पूजा। देखो ये फोर्स है ना, तो ये r ऐसे, तो परपेंडिकुलर तो ऐसे ही जाएगा ना, ये r के परपेंडिकुलर हुआ ना, तो ये mg 10 न्यूटन है, तो ये r के अलोंग हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन। तुम लोग सब भूल चुके हो यार, कंपोनेंट सब तुम लोग उड़ चुका तुम्हारे दिमाग से। ये क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस अलोंग r। देखो सटा हुआ साइड है ना, मैंने क्या बताया था, कभी भी कोई भी अगर एंगल तुम्हें दिया जाए तो सटे हुए साइड के साथ हमेशा क्या होता है, कॉस होता है। ये सटा हुआ साइड है, ये परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ साइन आएगा। ये कितना हो जाएगा 10 इंटू साइन 37 कितना हो जाएगा मेरा 3/5, दैट इज 6 न्यूटन, ठीक है। ये मेरा हो गया 6। अब कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया देखो, तो ये एल आर की वैल्यू कितनी है, दैट इज एल कितना 5 है, 6 5 जा 30। 40 कैसे आया इनिशियल। वो अलॉन्ग आ रहा है तो समझ में अभी ये सबको समझ में आ गया। 10 cos 37 ये अलोंग आर हो गया, और परपेंडिकुलर टू आर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर इसके साथ अगर cos है, जैसे कि मान लो सीधी सी बात है, कभी भी अगर ऐसे कोई भी चीज अगर तुम देखो ऐसा, जिसके साथ सटा हुआ साइड होता है उसके साथ हमेशा क्या आएगा, cos। और जिस जिस उस इस साइड के परपेंडिकुलर के साथ क्या आता है हमेशा, साइन। तो देखो r के साथ क्या आएगा cos, और r के परपेंडिकुलर ये हो गया ना, ठीक है, इसके साथ क्या आएगा साइन, साइन 37, ठीक है, 6 न्यूटन, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते किसके साथ, इस लेंथ के साथ, दैट इज 6 5 30 न्यूटन, ठीक है। ओके, अब मेरे को सबको ही बताओ कि टेंशन की वजह से कितना टॉर्क होगा अबाउट पॉइंट ओ। सोचो एक बार, टेंशन की वजह से अबाउट ओ कितना टॉर्क होगा। नहीं 40 नहीं आएगा। देखो एक चीज समझना ध्यान से जो बोल रहा हूं मैं, टेंशन फोर्स जो है वो पॉइंट ओ से ही पास हो रहा है, तो टेंशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट ओ कितना होगा, तो आंसर है 0। जब टेंशन उसी पॉइंट से ही पास कर रहा है, ओ से ही पास कर रहा है, तो टेंशन का, हाँ सही है,
तो टेंशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितना होगा, तो आंसर है 0। इसीलिए टेंशन की वजह से वहां पे कोई भी तरह का टॉर्क नहीं होगा। ठीक है, तो नोट कर लेना वहां पे T passes through O, therefore torque due to tension कितना हो जाएगा, 0। mg की वजह से क्लॉकवाइज होगा। हाँ, ये mg है ना, तो ऐसा घुमा करके देख लो, क्लॉकवाइज होगा। एक चीज समझ लो ध्यान से, मान लो कोई फोर्स अगर ऐसे है, देखिए ये पॉइंट है जहां पे मुझे टॉर्क निकालना है। अगर मान लो मैंने ये फोर्स, अगर सोचो ना कोई ऐसा कुछ होता, अगर फोर्स ऐसा है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कुछ होता यहाँ पे, तो ये हम लोग f को उससे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर फोर्स नजदीक आता चला जाए और फोर्स अगर उसी पॉइंट से पास कर जाए, तो भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आकर के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टॉर्क उसकी वजह से कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल और ले लो, इसको बैठा लेना दिमाग में, बहुत छोटी सी बात है और बहुत काम की बात है। मान लो कोई ब्लॉक है ऐसा, यहाँ पे अगर mg फोर्स लग रहा है, पूछा जाएगा mg की वजह से टॉर्क अबाउट O क्या होगा, तो आंसर है 0, बिकॉज जो फोर्स है उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क निकालना है। ठीक है, in that case perpendicular distance becomes 0। उसके बाद और देखो कैसे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन रहेगा ऐसा, फोर्स इक्वल्स टू I cap plus J cap plus K cap and R vector equals to I cap। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके कोई मान लो कोई रॉड है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट हमको दिया गया 1, -1, 1, ऐसे। यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा होगा, इस फोर्स का आपको ये वैल्यू दिया गया, ये ओरिजिन है। पूछा गया कि बताओ इस फोर्स की वजह से कितना टॉर्क लगेगा अबाउट दिस ओरिजिन। तो सीधी सी बात है, टॉर्क का फॉर्मूला हमारा हो जाता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। जब हमको आईजे के वाले फॉर्म में दिया जाएगा तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट हमेशा एप्लीकेबल है, जो मैंने पीछे सिखाया था वो भी इसी फॉर्मेट से ही निकल के आया था, कोई अलग चीज नहीं थी। अब अगर इस फॉर्मेट में दिया जाए तो हमेशा इसको पहले ऐसे लिखो, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, एफ आर पहले आता है तो पहले आर को लिखो 1, -1, 1। एफ बाद में आता है, लिखो 1, 1, 1। टॉर्क निकालने बोला जाए तो हम लोग याद करो, जो हमने पीछे पढ़ा था वेक्टर में, याद रखना पूरे 11th और 12th में तुम्हारा वेक्टर पीछे नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए वेक्टर पे तुम्हारा कमांड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आई जे के हमने इसको ऐसा लिखा और ये हमने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसको हम ऐसा लिखते थे, अब मल्टीप्लाई करते थे कैसे, आई को पकड़ना है तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, -1 × 1, -1, माइनस साइन फॉर्मूले का हो गया 1 × 1 और ये माइनस का आ गया। जे के साथ है 1 × 1, 1, माइनस फॉर्मूले पे आ गया -1। के का लिखना है तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 1 × 1, 1। हाँ, डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट है, ये डिटरमिनेंट्स का, सही बोलिए, ये परफेक्ट डिटरमिनेंट से ही आया ये। उसके बाद के को लिखना है, इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 1 × 1, 1, माइनस 1 × -1 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है,
तो ये हमारा कितना हो गया, -2 i कैप -1 -1 0 और 1 + 1 कितना हो गया 2। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। ये वाला मेथड सबको आना चाहिए। ठीक है, याद रखना फिजिक्स में तुमने जितना भी पीछे सीखा है, ठीक है, वो सारे के सारे कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए रोटेशन समझने के लिए। अगर तुमको वेक्टर, एनएलएम, फ्रिक्शन ये सब तुम्हारे कंसेप्ट नहीं आते ना, तुमको रोटेशन समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए मैं तुमको ऐसा बता रहा हूँ ना, डायरेक्ट जे कैप डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, ये तो जीरो लिख दो ना इसको, ये एक्चुअली 0 हो गया। डायरेक्ट जे कैप तब लिखते ना अगर वहां पे 1 होता, तो यहाँ 0 है ना, मतलब जे कैप नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं तुमको बोलता हूँ, तुमको अगर मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे फिजिक्स में पीछे में तुम्हारे वेक्टर कॉम्पोनेंट, सुन लो क्या क्या तुमको आना चाहिए, वेक्टर्स, कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, एनएलएम, ठीक है, हाँ जे को नहीं लिखे चलेगा, एनएलएम, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सब टॉपिक तुमको अच्छे से आने चाहिए, तभी जाकर के तुमको रोटेशन बैठेगा दिमाग में। अगर तुम्हें कोई भी कंसेप्ट नहीं आते हैं तो मेरे को मैसेज कर दो, मैं तुमको वो चीजें जितनी जितनी काम की तुमको अलग से बता दूंगा। ठीक है, और कोई भी रोटेशन का कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेगा। तो वीडियो से पढ़ने बैठोगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। दिस इज अ पूरे 11th और 12th का सबसे टफ चैप्टर है रोटेशन। जिसको रोटेशन आ गया उसको पूरा का पूरे फिजिक्स का मैकेनिक्स आ गया। अच्छा, अब हाँ वापस ज्वाइन करना है और वापस सबको ज्वाइन करेगा। मेरे को एक भी ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो कि वापस ज्वाइन नहीं करे। तो मैं सही करता हूँ, मैं भी सीधे पेरेंट को फोन लगा दूंगा अभी, हर एक बच्चा ज्वाइन करेगा फिर से। मैं क्लास अभी एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो।